आज के इस वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं। एज ऑफ चौसर को तीन वीडियो लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है। पहले लेक्चर में जॉफरी चौसर के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन और दूसरे लेक्चर में कैंटरबरी टेल्स के बारे में बात की जाएगी और तीसरे लेक्चर में जॉफरी चौसर के कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी। इस लेक्चर में जॉफरी चौसर के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। वो किस दौर में रहे, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी और उस दौर के जो स्पेसिफिक फीचर्स थे उनके बारे में भी हम नजर डालेंगे। ये जो पीरियड था एक एरा ऑफ ट्रांजिशन था। फ्रांस का दौर और लैंग्वेज का जो असर है वो हमें नजर आता है। किस तरीके से लैंग्वेज लैटिन प्लस फ्रेंच प्लस इंग्लिश, ये अब इसके एमलगमेशन हमें नजर आती है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्टिक स्पिरिट नजर आता है। ब्लैक डेथ का बहुत रोल फेमाइन का और सोशल अनरेस्ट हमें बरतानिया में नजर आता है। करप्शन ऑफ चर्च, चर्च की करप्शन, अथॉरिटी और चर्च के खिलाफ उठने वाली आवाजें भी हमें उठती हुई नजर आती हैं। डॉन ऑफ न्यू लर्निंग के कुछ एलिमेंट हमें नजर आते हैं। हमें इटालियन इन्फ्लुएंस नजर आता है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस नजर आता है। तो ये तमाम चीजें हम इसमें देखेंगे। चौसर एक ऐसे वक्त में पैदा हुआ जबकि मुश्किलात और परेशानियों का दौर था। खासतौर पर ब्लैक डेथ ने बहुत ज्यादा आबादी को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा इंग्लैंड जो है वो अभी तक मेडिवल यानी पूरा कुरोन वस्ता यानी पुराने हालात में ही जो है वो भी चल रहा था और कोई यानी रिवाइवल एक हमें जो है वो नजर नहीं आता। लिटरेचर फ्रॉम ओरल टू ट्रेडिशन रिटन, ओरल से रिटन ट्रेडिशन की तरफ जो है ओरल चले गया। इसके अलावा रीडर की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई। इसके अलावा इंग्लिश जो है वो एक प्रॉपर लिटरेरी लैंग्वेज के तौर पर इस्टेब्लिश हुई। और जो पॉपुलर स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, रूलिंग का क्लास का, वो फ्यूडलिज्म, नवाब वगैरह वही सारे थे। चर्च की अथॉरिटी थी लेकिन उसको चर्च को चैलेंज करने वाले जॉन वाइक्लिफ या जो लोलाट मूवमेंट के जो मानने वाले थे वो भी आ चुके थे, जो चर्च की बहुत अथॉरिटी को नहीं मानते थे। जैसे कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के बारे में बात की तो वहां के रहने वाले लोगों को अपनी आगाही, अपने वजूद के बारे में ज्यादा एहसास हुआ। और इसके साथ साथ बरतानिया का अपना जो तशख्खुस है वो उभर कर सामने आया। ईस्ट मिडलैंड का डायलेक्ट जो है वो पॉपुलर रहा, लिखने में और बोलने में भी। इसके अलावा फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज की अमलगमेशन हमें नजर आती है विद इंक्लूजन ऑफ लैटिन लैंग्वेज। चर्च का ताकत जो है वो खत्म हो रही थी, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं होगी जब तक प्रॉपर रोमन कैथोलिक चर्च को बरतानिया में खत्म नहीं किया जाता, और वो खत्म किया जाता है 1532 के करीब जाके, और जिसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड इस्टेब्लिश होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, ब्लैक डेथ ने बहुत नुकसान पहुंचाया। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 75 से 200 मिलियन के करीब जो है लोग हैं उनकी डेथ होती है। और इस ब्लैक डेथ के बाद बहुत शदीद किस्म का कहर आता है और सोशल अनरेस्ट लोगों को सामने है। टैक्सेशन लोगों के ऊपर लगती है और वो फिर डेफिनेटली इस बात को वो बुरा मनाते हैं। उसके बाद एक एक बगावत भी आई जिसको बैट टेलर रेबिलियन यानी 1381 में पिलियन रिवॉल्ट का नाम से भी दिया जाता है। तो इसके साथ साथ फ्रेंच वॉर, एक हमें 100 ईयर वॉर्स भी इस पीरियड में हमें नजर आती है, जो कि एक बहुत लंबा ड्यूरेशन था वॉर का। अगर हम इसके बारे में बात करें, जो फेमाइन का जो इसका पीरियड है ब्लैक डेथ का, तो ये पीरियड जो है एक आप कह लें कि किस तरीके से एशिया की तरफ से माइग्रेट होते हुए आए और सारा यूरोप इससे मुतासर हुआ। और ये आपके सामने मैप में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव हुए हैं रीजन्स और सबसे कम जो इफेक्टिव हुए हैं रीजन, उनको भी आप देख सकते हैं। इस पीरियड में अगर हम देखें तो एक हमें वॉर भी एक हमें नजर आती है जो कि 1337 से लेकर 1453 के पीरियड तक एक वॉर है, आर्म कन्फ्लिक्ट है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में जो है वो ये कन्फ्लिक्ट रहा। दोनों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था, ये दर हकीकत में इट वाज अ कन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटेड, जो फ्रेंच थ्रोन है उसके दावे के वजह से ये शुरू हुआ। और इसमें दो इन्वॉल्व हैं, एक इंग्लिश हाउस ऑफ प्लेंटिजेनेट और दूसरी तरफ पे फ्रेंच राउल हाउस ऑफ वेलोइस। तो ये एक वॉर है जो कि काफी लंबे अरसे के लिए चलती रही है। इस वॉर को हम डिटेल में नहीं जा रहे, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि एक 100 ईयर वॉर हुई 1337 से लेकर 1953, यानी टोटल लाइफ इसका जो पीरियड है वो 116 साल है और इट एंडेड विद द फ्रेंच विक्ट्री। और अगर हम मजीद इसके बाद अब देखें,
जैसे कि हमने बात की कि करप्शन कॉमन थी, और फ्रेंच में, उसमें चर्च की अथॉरिटी में, चर्च के पार्डन भी सेल करता था, और चर्च का रेवेन्यू बहुत ज्यादा था, और सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो इटली यानी रोमन कैथोलिक चर्च के पास जाता। तो ये चीजें एक पुरानी और दकियानूसी कैफियत को साबित करती हैं। जॉन वाइक्लिफ मॉर्निंग स्टार उभर कर सामने आए, रिफॉर्मेशन के स्टार, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के एक स्टार, अर्लियर प्रिकसर ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जिन्होंने कैथोलिक अथॉरिटी को चैलेंज किया, और ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया, जिससे और लोगों को ये सहूलत मिली कि दे कैन रीड देयर ओन इंस्टेड ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम द क्लर्जी और फ्रॉम द चर्च अथॉरिटीज। तो एक लर्नेड मूवमेंट का भी आगाज होता है हमें, जो जिन्हों जो कि इनके मानने वाले थे जॉन वाइक्लीफ के, और ये बेसिकली कैथोलिक्स के जो है वो खिलाफ थी। ये 14वीं सदी के वस्त में चलने वाली ये एक तहरीक थी, जो कि जिन्होंने जिन्होंने अ, आवाज उठाई कि भाई कैथोलिक्स जो हैं उनके जो व्यूज हैं, उनके जो व्यू पॉइंट है वो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं टू क्रिश्चियन वैल्यूज से। इसके साथ रिलीजियस रिफॉर्म्स उस वक्त तक इतनी वो नहीं थी, लेकिन एक चीज जो कॉमन है कि उस दौर में लोगों का रिलीजन पे बिलीव बहुत ज्यादा था। पिलग्रिम्स बहुत पॉपुलर थे, लोग एक मजहबी ड्यूटी समझकर, ऑब्लिगेशन समझकर जाया करते थे। चेसर के दौर में मिडिवल हैबिट्स लोगों में कॉमन थी। क्लासिकल ट्रेडिशन, रोमन और ग्रीक एंटिक्विटी इसको बहुत पसंद किया जाता। क्लासिकल फिलोसफर्स उनको बहुत ज्यादा लाइक किया जाता, उनके कामों को एडमायर किया जाता। साथ साथ हमें जॉफरी चौसर के वर्क में इटालियन राइटर बोकाशियो वगैरह, उनके दांते वगैरह की इन्फ्लुएंस भी हमें नजर आता है। तो ये एक जो पीरियड है एज ऑफ चौसर का और रिवाइवल ऑफ लर्निंग का, एक ट्रांजिटरी फेज है जिसमें इंग्लैंड डेवलप हो रहा है थोड़ा सा अहयानू की तरफ, रेनेसांस की तरफ, और बहुत सारे इल्म की जो वसअतें हैं वो बढ़ रही हैं। और इसके साथ अगर हम एज ऑफ चौसर में इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इवेंट्स में देखें तो ब्लैक डेथ, 100 ईयर वॉर्स, इसके अलावा हमें नजर आती है चौसर की डेथ, बिगेंस रिवॉल्ट जिसको वैट टेलर रिबेलियन भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इस चौसर 3 लैंग्वेजेस में चौसर ने लिखा, और चौसर के पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया जाता है, उसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे। April, the beginning of spring, influenced by Boccaccio de Cambron. A heroic couplet rhymed iambic pentameter. ये जॉफरी चौसर ने हीरोइक कपलेट का आगाज किया, जिसका इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है बोकाशियो की किताब डिकैम्ब्रॉन, जो कि स्टोरीज हैं, टेल्स हैं, वहां से इन्होंने ये ली। इसके साथ साथ हमें जॉफरी चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स उसमें दिखते हैं, पिलग्रिम जो है वो टैबर्ड में इकट्ठे होते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं टू गो टू द श्राइन ऑफ थॉमस पैकेट, हु वाज मार्टर्ड इन 1170। इस थॉमस पैकेट के ऊपर मर्डर इन कैथेड्रल के नाम से एक पोएटिक प्ले टीएस इलियट ने भी लिखा है, जिसमें अब टीएस इलियट ने वेस्टलैंड में अप्रैल को क्रूएस्ट मंथ भी कहा है। जॉफरी चौसर के बारे में मजीद पढ़ते हैं। 1340 1345 के दरमियान का लाइफ, इनका पैदाइश का पीरियड है, कि प्रोबेबली इसमें पैदा हुए होंगे। उनके वालिद जो हैं वाइन मर्चेंट थे, एलिजाबेथ डी बर्ग के जो है घर में ये मुलाजिम थे। और इसके अलावा फ्रांस ने इसको कैप्चर किया और फिर ये रैंसम देकर रिहा हुए। एडवर्ड दी थर्ड जो तो के बादशाह थे, एडवर्ड दी थर्ड विंडसर, 1377 में जिनकी डेथ होती है बादशाह की, उन्होंने इनको फ्रांस में भेजा डिप्लोमेटिक मिशन के तौर पर, और उन्होंने बहुत सारे दूसरे मुल्कों में, इटली और फ्रांस में भी वक्त गुजारा। रॉयल पोस्ट काफी हेल्प की। इसके साथ साथ इन 3 बादशाहों के दौर में एडवर्ड दी थर्ड और रिचर्ड दी सेकंड और हेनरी दी फोर्थ के लाइफ स्पैन के पीरियड में ये जिंदा रहे। तो ये आपको इनके नाम जहन में होने चाहिए। फर्स्ट पोइट था जिनको वेस्टमिनिस्टर एबी में दफन होने की जगह मिली। पोइट्स कॉर्नर में नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड था। इंग्लैंड पोइट्री और ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसांस भी इनको टर्म दिया जाता है। बोकाशियो का इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है इनकी राइटिंग में। इसके अलावा क्लार्क टेल में वो पेट्रार्क की तरफ क्लियर रेफरेंस करते हैं। ओटावा रीमा इन्होंने पहली दफा यूज किया इन द बुक ऑफ डचेस। अब ओटावा रीमा 8 लाइन एक स्टैंजा है, 8 लाइन स्टैंजा, यानी 8 लाइनों पर एक मुश्तमिल एक स्टैंजा है, और उस 8 लाइनों में जो राइम स्कीम है वो एम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल होती है, और ये कपलेट होता है ए बी और ए बी सी सी, इस तरह का राइम स्कीम है। इसके अलावा द फर्स्ट हीरोइक कपलेट जो इन्होंने यूज किया वो द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में इस्तेमाल किया। तो ये हीरोइक कपलेट एक ऐसा कपलेट जिसमें थॉट मुकम्मल होता है एक सेंटेंस में, और लेकिन वो राइम्ड होता है, और इस तरीके से बात उसमें की जाती है। और हमें ड्राइडन में और ये पोप में भी हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल बहुत नजर आता है।
फर्स्ट यूज राइम रॉयल इन ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। राइम रॉयल 10 सिलेबल लाइन है। अब यहाँ पर राइम स्कीम की आप देखें, ए बी बी सी 7 लाइन, और इसके अलावा 10 सिलेबल। चौसर की ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इज कॉल्ड नॉवल इन वर्स। इसके साथ साथ हाउस ऑफ फेम में चौसर ने डांटे की डिवाइन कॉमेडी, उसके साथ थोड़ी मुमासलत हमें नजर आती है। प्रोलॉग 858 लाइंस की लेंथ है, जो कि आगाज है स्टोरी से पहले। कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्लान है वो बोकाशियो की डेकमरॉन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, स्टोरीज पे मुश्तमिल है, उनसे जो है वो तासर होकर लिया गया है। अक्लीव ने एक फेमस पोइम लिखी है, रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, डेथ, चौसर की डेथ पे मेमोराइज करने के लिए। चौसर और लैंग लैंड, इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स, एक ही साल में इनकी डेथ होती है। ये हम थर्ड वीडियो लेक्चर में उनकी कंट्रीब्यूशन प्लस इस एज में आने वाली जो प्रोज और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चौसर को निग्रो जो है क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने रिच क्लास को प्रमोट किया और वर्किंग क्लास को और पुअर क्लास को इग्नोर किया। क्रिटिक्स क्या कहते हैं चौसर के बारे में? वो कहते हैं कि अगर चौसर ने प्रोज में लिखी होती ट्रोइलस एंड क्रेसिडा तो ये पहला नॉवल होता। एस टी नेल ने ये बात कही। एडमंड स्पेंसर ने इनको कहा कि वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। और नेविल कॉगहिल जो है उन्होंने कैंटरबरी टेल्स को 20th सेंचुरी में रीइंटरप्रेट किया। एडवर्ड एल्बर्ट ने अर्लीस्ट मॉडर्न कहा। ड्राइडन ने फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा। चौसर के बारे में लॉइस ने कहा कि फाउंड नेटिव लैंग्वेज अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इन लैंग्वेज। चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स, मैथ्यू ऑर्नर ने कहा। लेकिन मैथ्यू ऑर्नर साथ साथ एक और भी तनकीद करते हैं कि चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस। इसके बाद मैं जेके चेस्टरटन कहते हैं चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। विलियम जे लॉन्ग प्रोलॉग टू कंट्रोवर्सीज के बारे में कहते हैं प्रोलॉन्ग टू द मॉडर्न फिक्शन बिकॉज ऑफ इट्स रियलिज्म। इसके साथ साथ जॉन ड्राइडन जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको कहते हैं। उन्होंने अब ये बात अपनी प्रीफेस जो है वो फेबल्स ऑफ एंशिएंट मॉडर्न मॉडर्न उसमें जो है ये बात कही है। ड्राइडन ने भी रोट भी किया। इसके साथ साथ हम आर्नल्ड के बारे में कह चुके हैं, वो कहते हैं कि हाई सीरियसनेस नहीं है इनके अंदर, हाई सीरियसनेस नहीं है इनके अंदर। ही इज गॉड्स प्लेंटी बाय गॉड ड्राइडन, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स की इंक्लूजन की तरफ उनका इशारा था कि बहुत सारे कैरेक्टर हर जगहों से लिए गए हैं और किसी भी जगह को इग्नोर नहीं किया गया, स्पेशली कैंटरबरी टेल्स में। चौसर इंट्रोड्यूस फैलिसिटी इन इंग्लिश। फैलिसिटी से मुराद खुशी, खुशी का आंसर हमें नजर आता है उस दौर में जब एक ब्लैक डेथ कॉमन थी, डिप्रेशन, लोगों के अंदर परेशानियां। तो लार्जेस्ट ऑफ कैंटरबरी टेल जो है वो नाइट्स टेल है। चौसर को प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट कहा जाता है। देखें क्योंकि उसने राइट स्टोरीज बोकाशियो से ली और कंसेप्ट वहां से लिया, तो इस फैक्ट से इसको कहा जाता है। हडसन के बारे में कहते हैं कि वो पोइट ऑफ पीपल नहीं था, नहीं कॉमन लोगों के लिए नहीं था, अपर क्लास के लिए। प्रोलिसन क्रेसिडा को जॉन कॉवर को डेडिकेट की गई। द बुक ऑफ डचेस वाज रिटन एज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन। तो ये बुक ऑफ डचेस उनको जो है वो डेडिकेट की गई। जॉन लिथकेट कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट इज अ मॉडल अपॉन द बुक ऑफ डचेस। चौसर को तीन पीरियड में डिवाइड किया जाता है, तो उस एस्पेक्ट से हाँ उनकी राइटिंग को भी डिवाइड किया जाता है। पहला पीरियड 1372 के दौरान है, जिस रोमन डी ला क्रूज एक फ्रेंच पोइम है जो कि उन्होंने लिखी, उसको ट्रांसलेट किया। और बुक ऑफ डचेस भी एक एलेजाइक पोइम भी लिखी। फ्रेंच मास्टर से इन्फ्लुएंस था, ये इनके अर्ली पीरियड के वर्क हैं। ट्रांसलेशन ऑफ रोमन टेलर रोज और द बुक ऑफ डचेस, जिसमें ओटावा रेमा पहली दफा यूज की। इटालियन पीरियड की अगर हम बात करें तो इटालियन पीरियड इनका 1372 से लेकर 1386 का है। इसमें वो इटली रहे और अपने पर्सनल कांटेक्ट उनका डांटे पेट्रार्क एंड बोकाशियो से हुआ। और उस दौरान उन्होंने जो किताबें लिखी उनमें हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ हाउस, राइम रॉयल इस्तेमाल की, ट्रांसलेशन ऑफ फिलोसफी, ट्रोइलस एंड क्रिसाइड, राइम रॉयल, सेवन लाइन स्टैंजा पहली दफा इस्तेमाल किया। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया। इनकम्प्लीट पोइम है। हीरोइक कपलेट जो है एक राइमिंग लाइन है जो कि किसी हीरोइक थीम को एग्जाम्प्लीफाई करती है। रॉबर्ट हेनरिसन ने स्कॉटिश चॉइसरियन जो है एक सीक्वल भी लिखा ट्रोइलस एंड क्रिसाइड के नाम से। इंग्लिश पीरियड आता है जिससे इंपॉर्टेंट वर्क हमें नजर आता है कैंटरबरी टेल का, जो कि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया। कैंटरबरी टेल की टोटल लाइन 17,000 है और जो प्रोलॉग है उसकी 858 लाइन है। चौसर के जो कंटेम्प्रेरी हैं उनके सामने आपके नाम सामने आ रहे हैं, जॉन कवर, लैंगलैंड, जॉन वाइटलिंग। चौसर फाउंड इंग्लिश एज ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एज अ लैंग्वेज। द बुक ऑफ डचेस क्लोजली रिजेंबल टू डांटेस डिवाइन कॉमेडी, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कुछ बुक्स के नाम आपके सामने आ रहे हैं जो कि जॉफरी चौसर ने लिखे। जॉफरी चौसर की जो कंट्रीब्यूशन में नजर आती है, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिकल एलिमेंट प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ फेलिसिटी यानी खुशी का आंसर,
हमें नजर आता है। इसके अलावा ह्यूमैनिटी, ह्यूमन वैल्यूज, नेकी का एक कंसेप्ट हमें उस दौर में नजर आता है। कोई एग्नी या रिबेलियन का कंसेप्ट हमें जाफरी चौसर के अंदर नजर नहीं आता। एक खुशी का आंसर, स्टोरीज, क्रिटिसिज्म और अपर क्लास के अंदर जो फ्लाज हैं उनको, और कॉमन वैल्यूज जो लोअर मिडिल क्लास में हैं उनको उन्होंने दिखाया। तो इन एतबार से इंग्लिश जाफरी चौसर की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इस पीरियड में। इसके बाद में मजीद जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, और उसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आप हमारा रिटन का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, रिटन या इंटरव्यू टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। उनमें ये तमाम वीडियोस ज्यादा डिटेल के साथ है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसमें इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि रिटन टेस्ट के रिस्पेक्ट से अच्छी जो है वो तैयारी जो है वो मुमकिन हो सके। अल्लाह हाफिज।